नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम जूनियर अकाउंटेंट में आए हुए हिंदी के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, उनका समाधान करेंगे। जो जो क्वेश्चन आए थे हमने उठा लिए गए हैं और यहाँ देखते हैं किस प्रकार से किस प्रश्न का क्या उत्तर बनने वाला है। ये हिंदी के प्रश्न हैं, बहुत ही सिंपल और अच्छे प्रश्न आए थे हिंदी के। तो आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं और इनका उत्तर दिया गया है इधर। तो चलिए देखते हैं। आंखों का तारा होना, बच्चा बच्चा जानता है कि आंखों का तारा होने का मतलब होता है कि बहुत ही क्या प्यारा होना, बहुत ही प्यारा होना। तो पहले का सेकंड उत्तर बनने वाला है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पर इन दोनों में से कोई उत्तर हो सकता है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पानी पानी होने का मतलब होता है बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। तो पानी पानी का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। तो यहाँ पर बी का फर्स्ट उत्तर बनने वाला है और बी का फर्स्ट इसमें दे रखा है। ये उत्तर एकदम एक्यूरेट यानी सही हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अछूता होना का मतलब होता है बेदाग, अछूता, कोई किसी प्रकार से कोई दाग नहीं है, तो ये अछूता हो जाएगा, यानी कि सी का फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो चलिए सी का फोर्थ आंसर। और फिर है अंक भरना, अंक भरना का मतलब होता है गले लगाना, तो सी डी का हो जाएगा थर्ड आंसर। तो हमारा इस 29 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए फिर अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण देखना भी। सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, वो देखिए। चलिए आइए यहां पर सरल वाक्य देखना है। और सरल वाक्य जब भी देखेंगे तब हम देखते हैं कि जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। यहाँ दो प्रकार के वाक्य जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉमा से जुड़े हुए हैं। शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, तो यहाँ पर भी दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी एक साथ दो वाक्य जुड़ते हैं तब हमारा क्या होता है? ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। आपका कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, सॉरी। आइए दोबारा पढ़ते हैं। सरल वाक्य कौन सा है, उदाहरण कौन सा है सरल वाक्य का? देखिए, जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, पहला वाक्य ये रहा। दूसरा ये रहा, बीच में किसी योजक पद के द्वारा जोड़ा गया है इस वाक्य को। इसका मतलब ये सरल नहीं होता। सरल का मतलब होता है जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। हाँ या ना? एक ही बात कही जाती है पूर्ण वाक्य में, किसी के बारे में एक ही बात कही जाए तब वो सरल वाक्य होता है। ठीक है, शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। के बिना, के सामने, ये दो चीजें आई यहाँ पे। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इस प्रश्न के ये दोनों उत्तर बन सकते हैं, सी और डी बन सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न निरस्त भी हो जाए। क्यों? क्योंकि शिक्षक, दोनों ही सरल वाक्य हैं। शिक्षक के बिना बच्चों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ऊपर मैं दो बंदों की, दो व्यक्तियों की बात कर रहा था। क्या? जब शिक्षक रहते हैं, पहली बात शिक्षक की रही, जब शिक्षक क्लास में रहते हैं। तब दूसरी बात बच्चों के बारे में कहूंगा कि तब बच्चे शांत रहते हैं। नीचे वाले में भी यही बात कही गई है, जब शिक्षक शांत रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं। लेकिन इन दोनों वाक्यों में एक ही बात है, शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग बात नहीं बताएगी। तो ये दोनों ही क्या है? सरल की श्रेणी में आएंगे। तो दोनों ही ये सरल वाक्य हैं, सरल की श्रेणी में आएंगे भी दोनों ही। आई कहानी समझ में? क्या दोनों ही सरल की श्रेणी में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा 18वीं का जो उत्तर है वो है हमारा सी और डी दोनों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। उपसर्गों से मिलकर, दो उपसर्गों से मिलकर नहीं बना हुआ। देखना, दो उपसर्गों से मिलकर जो नहीं बना, उसने दो उपसर्ग दिए हैं, कौन सा दो उपसर्गों से मिलकर नहीं बना होगा? ठीक है, वो देखना है। तो यहां पर अगर आपको ये चीजें ना भी दी होती तो भी आप चेक कर सकते थे। देखिए, प्रति, ऐसे पहले आता है तो प्रति उपसर्ग आया, फिर उप उपसर्ग आया, हाँ है ना? इसमें सम उपसर्ग आया, फिर आ उपसर्ग आया, दो उपसर्ग इसमें भी आ गए। इसमें अति उपसर्ग आया, फिर आ उपसर्ग आया, दो दो उपसर्ग आ रहे हैं। लेकिन निर्बल में देखने पर भी दिया गया, यहां देख लो, प्रति, उप, सम, आ, अति, आ, ये सारे दो दो उपसर्गों से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन यहां पर निर्बल में एक ही उपसर्ग है, निर। संधि विच्छेद हो जाएगा, निय धन बल। और मेरी क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें ये बताया गया है, संधि से जस्ट आगे वाला स्टेप बताता है किसको? उपसर्ग को। ठीक है, तो ये उपसर्ग का प्रकरण है, ऊपर वाला संधि का प्रकरण है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक ही उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है निर्बल, बाकी सभी दो दो उपसर्गों से, देखने से भी पता चल जाएगा।
बच्चा बच्चा कर सकता है इसको, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। अ, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। आइए, नौकर से कपड़े धुलवाता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेरणा दे रखी है, हाँ है ना। नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, इसका मतलब प्रेरणा दे रखी है। तो यहाँ पर उसने कहा अकर्मक क्रिया होगी या सहकर्मक क्रिया होगी, तो धुलवाता है इसका मतलब नौकर से कपड़े धुलवाता है, नौकर को प्रेरणा दे के काम करवा रहा है। लिखवाता है, पढ़वाता है, उठवाता है, लिखवाता है, ये सब चीजें प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, ये हमने पढ़ा होगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होगी, तो यहां पर इसका उत्तर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। वह नौकर से कपड़े धुलवा, क्या धुलवा रहा है, कपड़े धुलवा रहा है, तो इसके अंदर कर्म भी मौजूद है, तो ये सहकर्मक क्रिया भी हो जाएगी। लेकिन उसने इस प्रकार का वाक्य दिया है तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया ही आएगी, सहकर्मक भी हो जाएगी। लेकिन धुलवाते की बात आई है, वह ऐसे भी कह सकता था कि नौकर कपड़े धो रहा है, ठीक है। ऐसे भी अगर सहकर्मक क्रिया उसने उत्तर देना होता तो वैसे भी लिख सकता नौकर कपड़े धो रहा है, लेकिन वह नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, इसका मतलब उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं धुलवाने की स्थिति में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। तो धुलवाने की स्थिति में प्रश्न आएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना। आग लग गई है और अब कुआं खोद रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, विपत्ति आ गई है और अब समाधान ढूंढ रहे हो, निराकरण कर रहे हो, समाधान ढूंढ रहे हो। अब यहाँ पे दो है, व्यर्थ भाग दौड़ करना ये गलत बात है, तसल्ली से कोई काम करना ये गलत बात है, अनुत्तरीय प्रश्न हो नहीं सकता। चलिए यहाँ विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ गई है और अब समाधान खोजने में लगे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, विपत्ति आने से पहले ही उसका क्या करना, निराकरण करना। यानी ये होता है आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है कि विपत्ति आ गई है, उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं, निराकरण या समाधान करने, तुरंत समाधान खोजना, ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी उसका। लेकिन तुरंत वाली बात नहीं है, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करने में लगे हुए हैं, इसका मतलब आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने की स्थिति में, तुरंत नहीं, तुरंत समाधान खोजने का मतलब होता है कि विपत्ति आ गई फिर समाधान, तुरंत समाधान खोजना और फिर समाधान खोजना, ठीक है। तो आग लगने पर कुआं खोद रहे हो तो तुरंत ही थोड़ी खोद रहे हो, आग लग गई है अब कुआं खोदने में लगे हुए हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पर निराकरण कर रहे हो विपत्ति आ जाने पर। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखेंगे, अमूल्य, अमूल्य के लिए सही, अमूल्य के लिए सही, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थक शब्द है। अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य हम होता ही नहीं है या हम आंक नहीं सकते। हम, मैं कह दूं कोई अमूल्य चीज है, अमूल्य का मतलब होता है मैं उसका मूल्य बता ही नहीं सकता, ऐसे नहीं कह सकता उसका मूल्य ही नहीं है। मैं कह दूं कि हीरा एक अमूल्य चीज है, इसका मतलब क्या, मैं मूल्य उसका आंक नहीं सकता, मैं मूल्य उसका माप नहीं सकता, मैं मूल्य उसका बता नहीं सकता, इतना कीमती है वो, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि उसका मूल्य ही नहीं है ना। तो अमूल्य वो चीज होती है जिसका मूल्य हमें पता नहीं होता, हमें हमारे द्वारा मापा नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता। लेकिन अमूल्य वो चीज नहीं होती जिसका मूल्य ही नहीं होता, वो अमूल्य नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा क्या, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थिक शब्द है, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सके, सही बात बोली है इसने। फिर जिसका, जो मूल्यवान हो, ये तो गलत बात है। मूल्यहीन हो, मैंने बता दी, मूल्यहीन के लिए मूल्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसका मूल्य हो वो तो मोल होती है उसका, तो इसका मतलब ये गलत है। तो जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता वही क्या होती है, अमूल्य चीज होती है, ठीक है। आइए इस चीज को पढ़ते हैं, भाववाचक कृदंत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हमारे सामने एक प्रश्न है कि उसने पूछा है क्या, भाववाचक होना चाहिए और कृदंत होना चाहिए। कृदंत क्रिया का उदाहरण है, कृदंत क्रिया का उदाहरण है, भाववाचक को कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़कर जो बना हुआ है वो। कृदंत का मतलब होता है ऐसा प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के पीछे जुड़ता है। पहली बात ध्यान रखना, उसने यहाँ पे कृदंत पूछा है तो पहली बात ये कैच कर लेना कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय ही ढूंढना है। बोलो, पढ़ना क्रिया के अंत में जुड़ना है, करना क्रिया क्या है, थकावट, लुभावना, लोभ से बना है, ये क्रिया के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कट हो जाएगा। दूसरी बात उसने कहाँ से चेक की है, भाववाचक। अब हमेशा ध्यान रखना, प्रत्यय की स्थिति में एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी प्रत्यय के प्रकारों की तरफ बढ़ना हो तो अपने को मूल शब्द देखना है।
मूल शब्द क्या है, क्रिया है, तो कृदंत हो जाएगा। लेकिन कृदंत का भी आगे प्रकार पता करना हो तो बना हुआ शब्द देखो, अगर बना हुआ शब्द क्रिया को ही बताए तो वो क्रियावाचक कृदंत बोधक हो, क्रिया बोधक कृदंत वाचक हो जाएगा। ये अगर आप प्रत्येक की क्लास लगाएंगे, संपूर्ण हिंदी का कोर्स पढ़ा है अपने नाना क्लासेज ऐप पर, वहां जाके देखेंगे, अगर आप परचेज करके उसमें क्रिया की और प्रत्येक की ये सब क्लासें पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। वहां पे देखिए इधर क्या है कि अपने को भाव मालूम होना चाहिए, भाववाचक आना चाहिए, हाँ है ना। तो मेरे को बताइए, पढ़ना ये क्या है, पूरा शब्द बन गया, लेकिन अभी भी ये किसको बता रहा है, क्रिया को ही बता रहा है, इसका मतलब ये क्रिया बोधक है। करना अभी भी क्रिया को ही बता रहा है। थकावट ये क्रिया को नहीं बता रहा है, ये भाव होता है इंसान का। ठीक है, तो ये भाव होता है इंसान का। थकना क्रिया से बना हुआ, थकावट भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी यहाँ पे, थकावट इसका सही उत्तर रहने वाला है। आई कहानी समझ में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे जाना है, आप बैठो, वहां अनेकों लोग खड़े हैं, मेरे को जाना है। आइए यहाँ देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से चेक किए, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है नहीं है, मुझे जाना है। यहाँ पे सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे आना चाहिए मुझे जाना है। चलिए यहाँ देखो, वहां अनेकों लोग खड़े हैं, अनेकों, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसको दोबारा बहुवचन कभी मत बनाना। अनेक अपने आप में क्या होता है, बहुवचन। मैं कह दूं वहां मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी, ये गलत बात हो जाएगी। अनेकों गलत होता है, अनेक सही होता है। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, जब होता ही एक से ज्यादा है, अनेक का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, तो वो अपने आप में क्या होता है, बहुवचन ही होता है। इसको दोबारा मात्रा लगा के बहुवचन नहीं बनाना। ठीक है, तो वहां अनेकों लोग खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन नहीं बदलना भैया, अनेक अनेक ही आना चाहिए। आप बैठो, बैठो नहीं बैठिए। ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, मुझे जाना है, ये बिल्कुल सही है, तो बाकी सारे क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो हमारा उत्तर हो गया बिल्कुल सही। आइए, पर्यायवाची का मिलान करना है, बहुत ही अच्छे हैं, शानदार पर्यायवाची आपके सामने दे रखे हैं। पर्यायवाची का मिलान कीजिए। असुर का मतलब होता है जो सुर नहीं है, सुर नहीं है का मतलब देवता नहीं है, देवता नहीं है का मतलब इसका मतलब हो जाएगा राक्षस, राक्षस का मतलब दानव। ये लो। ठीक है, आग, आग बच्चा बच्चा जानता है, अनल को बोलते हैं। ए का सेकंड हो जाएगा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया। उसके बाद अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और मैंने घोड़े के पर्यायवाची आपको कभी बताए होंगे। घोड़े के पर्यायवाची होते हैं क्या, अश्व, घोड़ा, तुरंग है, इस प्रकार के पर्यायवाची जो बताए हैं। ठीक है, तो ये है तुरंग। ठीक है, तो इस रंग का घोड़ा ले ले, ये इस प्रकार से बताया था मैंने, तो तुरंग। तो सी का क्या है, फोर्थ आना चाहिए, सी का फोर्थ इसमें आया है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। पहला उत्तर आपका कोई भी नहीं गलत कर सकता। दोबारा देख लो, डी का सेकंड, थर्ड आना चाहिए। अतिथि का मतलब होता है पाहुन। ठीक है, पाहुन का मतलब होता है अतिथि, जिसको आम भाषा में पावने बोल देते हैं, अतिथि बोल देते हैं, मेज। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हमारी बात हो गई है। चलिए आगे आइए, यहाँ पर इसका फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ आओ। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान। कि ए और आ का मेल सभी को पता है, ए और आ का मेल, समान स्वरों का मेल हमेशा दीर्घ स्वर संधि में होता है। विषम स्वरों का मेल, ए के साथ ई, ऊ और री का मेल गुण स्वर संधि में होता है। पहले का सेकंड, बी का फर्स्ट, पहले का सेकंड, बी का फर्स्ट। ये लो, ये और ये सही हो सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में ई के साथ कोई भी विषम स्वर आए, मैं कह दूं ई के साथ कोई भी, ऊ के साथ कोई भी, री के साथ कोई भी, है ना। तो छोटे छोटे बड़े साथ के साथ कोई भी आ जाओ, तो इनके साथ जब भी कोई भी आता है तो वहां पे यण स्वर संधि होती है, तो यहाँ पे यण हो जाएगी। अच्छा, ओ के बाद कोई भी आयादी हो जाएगी, तो ये मेरे पहले से बताए हुए हैं, आप संधि की क्लास में जाके देख सकते हैं। आइए, सी के बाद फोर्थ हो जाएगा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये तो वैसे गलत था, ये सी का फोर्थ इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद में डी का थर्ड है, और यहाँ पे डी का सेकंड है, तो हमारे पास डी का थर्ड आना चाहिए, तो यही उत्तर हमारा बन रहा है। ए का सेकंड है, सही बात है, बी का फर्स्ट है, सही बात है, सी का फोर्थ है, और डी का थर्ड है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए, दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। मेरी बात सुनो, जब भी दोनों पद प्रधान की बात आए, दोनों पदों में प्रधानता है, दोनों पदों में प्रधानता जब भी आती है, दोनों पदों में प्रधानता जब भी हो, इसका मतलब वहां जब दो पक्ष बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब वहां उत्पन्न हो जाता है क्या, द्वंद्व। वहां उत्पन्न हो जाता है क्या, द्वंद्व। तो ध्यान रखिए,
वहां द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। जब दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व उत्पन्न होने के कारण वे हो जाएंगे प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी होने की स्थिति में क्या होता है, द्वंद्व समास होना है। द्विगु समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्री समास में दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। दोनों पद गौण या अप्रधान होते हैं, गौण या अप्रधान होते हैं। उसके बाद में आइए अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ये प्रथम या पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। लेकिन उसने क्या कहा है, दोनों पद प्रधान। दोनों किस में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे। केवल और केवल दो है, दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान रहते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल, आगे आइए। बहुत ही सहज होने वाले क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत ही सिंपल, क्योंकि हिंदी तब तक सिंपल रहती है जब तक आपने पढ़ी है, इसके साथ जुड़े हुए हो। अगर इसको छोड़ दिया तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना दूर चली जाएगी आपसे। इसलिए जुड़े रहने के लिए, अगर जो जुड़ा हुआ है लगातार, वो इसे इसे क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं समझेगा ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आइए, अति धन ईव, देखो छोटी छोटी मिलकर बड़ी बनाएंगे, ये हमेशा दीर्घ स्वर संधि में होता है। क्या बनने वाला है, अतीव बनने वाला है। अतीव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत। आइए, दिग्ग धन गज, प्रथम के सामने जब भी क्या आए, तीसरा आता है। प्रथम के सामने जब भी तीसरा आता है तो प्रथम भी अपने तीसरे में बदल जाता है, दिग्गज बन जाएगा। तो ये व्यंजन संधि का रूल नंबर पहला ही ये बात बताता है, हाँ है ना। रूल नंबर पहला, तो पहले में सेकंड आएगा और दूसरे में फर्स्ट आएगा, इसका मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई इसको गलत नहीं करने वाला है, बाकी आगे चेक करो तो आपकी मर्जी है। आइए चेक कर लेते हैं। नियत धनचल, विसर्ग के बाद जब भी तालव्य घोष व्यंजन आता है तो विसर्ग शय तलगम यानी कौन सा, तालव्य शय में बदल जाता है। तो आइए, स तालव्य शय में बदलने का मतलब विसर्ग संधि का नियम था। आइए, नर धनी ईश, गुण संधि का नियम है। ए के बाद ई आ जाए, है ना। तो ए के बाद ई आए तो नरेश बन जाएगा, तो डी में थर्ड आएगा। ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, ये रहा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। आइए चलिए आगे आइए। मैं दूध पीकर सोता हूँ। अच्छा, जब भी कर आ जाए किसी क्रिया के साथ लगा हुआ, क्या आ जाए भाई, कर जब भी किसी क्रिया के साथ लगा हुआ आ जाए, इसका मतलब वो पूर्वकालिक क्रिया है, मेन क्रिया नहीं होती है। ये मेन क्रिया से पहले आएगी। मेन क्रिया क्या है, सोने की है। इससे पहले क्या आया, पीकर आया। जब मेन क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आ जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी निशानी ये होती है, इसकी पहचान ये होती है, क्या लगा होता है, कर लगा होता है। ये देखो, कर, खाकर सो गया, पीकर सो गया, वो देखकर चला गया, है ना। ठीक है, वो खाना खाकर सो गया, वो खाना देखकर चला गया। ठीक है, लोग जलाकर घर चले गए। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो किस में आती हैं, पूर्वकालिक क्रिया में आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए। आइए, परिभ्रमण का सही, देखो परिभ्रमण, उपसर्ग जोड़ना है, सीधी सी बात है। और उस उपसर्ग जैसे भी जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जुड़ने वाला है, यहाँ कोई संधि नहीं होने वाली। तो परिभ्रमण ऐसे लिखा जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। तो केवल और केवल, केवल और केवल 3 नंबर यहाँ है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल है, आगे आइए। कौन सा अमृत का पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाचियों में देखिए, अमृत के पर्यायवाचियों में कौन कौन नहीं है। तो आपको पता है अमृत के पर्यायवाची अमीय होता है, हाँ है ना, अमीय होता है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, हाँ है ना। अमृत का पर्यायवाची जीवन भी होता है, जीवन क्या है, अमृत है। ठीक है, तो प्राण नहीं होता भी अमृत के पर्यायवाची में, प्राण नहीं आएगा। अमीय, पीयूष, सुधा, जीवन ये सब आते हैं। तो 4 नंबर, केवल और केवल 4 नंबर इसका पर्यायवाची नहीं है। उसने पूछा है जो नहीं है वो बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। पानी उतरना, पानी उतरना का मतलब होता है, अब देखो पानी उतरने का मतलब मुहावरा जैसा दिखता है वैसा उत्तर नहीं होता। पानी उतरने का मतलब ये नहीं कि इज्जत उतरना। आप अगर इस मुहावरे को पढ़ोगे तो इसका मतलब ये होता है इज्जत चले जाना। तो इज्जत कहाँ जा रही है, इज्जत लेना, इज्जत करना, इज्जत उतारना नहीं, इज्जत जाना। अगर किसी की इज्जत चलेगी उसका मतलब होता है पानी उतरना। समझ रहे हो मेरी बात को, न तो इज्जत उतरती है न इज्जत, हाँ इज्जत करना हो सकता है लेकिन ये अलग बात है। यहाँ पर पानी उतरने का मतलब होता है इज्जत चले जाना, बेइज्जती हो जाना एक प्रकार से। ठीक है, मान सम्मान घट जाना, तो वो बात आएगी इसमें। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर इज्जत चले जाना होगा। जो थोड़ा जानता हो, थोड़ा जान रहा है इसका मतलब, थोड़ा जान रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो है अल्प ज्ञानी यानी अल्पज्ञ है। थोड़ा जान रहा है इसका मतलब वो हो जाएगा क्या, अल्पज्ञ है। तो इसका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल ए होने वाला है, आपका अल्पज्ञ आएगा। समझ में आ रही है बात क्या। चलिए आगे आइए। यहाँ देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। मिलाइए, आइए यहाँ देखो क्या होने वाला है।
पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, तो यहाँ पर री का मेल री से होने वाला है। तो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, री का मेल जब भी री से हो जाए तो विसमान स्वरों का मेल होता है और वो बनती है कौन सी संधि? दीर्घ संधि। गंगा धन ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब लहर होता है। गंगा एक नदी है, गंगा की जो लहरें हैं वो गंगोर्मी है। तो गंगा धन ऊर्मी, आ और ऊ से ओ बनेगा, गंगोर्मी होती है, तो गुण संधि में जाने वाला है ये। परम धन औषध, तो ये हो जाएगा परम औषध। मात्राओं की वृद्धि के साथ वृद्धि संधि बोलेंगे अपने इसमें, हाँ या ना। मधुधन आलय मधवालय यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने संधि पढ़ेंगे जब बातें समझ में आएंगी। ये मधवालय होता है, मधुधन आलय से बनने वाला है। तो डी में आएगा फोर्थ, फोर्थ फोर्थ, ठीक है। सी में आएगा फर्स्ट, फर्स्ट, ये कैंसिल ये कैंसिल। बी में आएगा सेकंड, बी में सेकंड है, तो इसका मतलब बी में सेकंड इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। उसके बाद ए में आ रहा है, कौन सा? ए में आ रहा है थर्ड, तो ए में थर्ड केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये अपना बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। ए उसका सही उत्तर। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। आइए, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए, प्रथम पद प्रधान होता है। समास के पहले भेद में प्रथम पद प्रधान रहता है। सुनना मेरी बात, समास का जो प्रथम भेद होता है, बच्चा बच्चा जानता है, उस भेद का नाम अवयवी भाव होता है। क्या होता है भाई? अवयवी भाव होता है। इसका प्रथम पद प्रधान रहता है। बाकी किसी भी समास के भेद में प्रथम पद प्रधान नहीं रहता। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान रहता है, ठीक है। उसके बाद में द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहेंगे। दो दय आ रहे हैं तो दोनों पद प्रधान कर लो चाहे, या द्वंद्व किन में उत्पन्न होता है? जब दोनों प्रधानता वाले पक्ष हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में किसकी बात हो रही है? बहुब्रीहि की, तो उसमें दोनों पद अप्रधान हो जाएगा, कोई तीसरा या अन्य पद अपनी विशेषता के कारण रूढ़ हो जाता है और प्रधान बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, प्रथम पद किस में प्रधान रहता है? प्रथम पद अवयवी भाव समास में प्रधान रहता है। तो यहाँ पर अवयवी भाव समास यानी 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसका, तो केवल और केवल तीसरा उसका उत्तर बनने वाला है। चलिए आइए, प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन करना सीधी सी बात है। प्रा कभी उपसर्ग होता ही नहीं है जिंदगी में, ये भी उपसर्ग नहीं है। हाँ, ये उपसर्ग है, लेकिन इससे जो बनेगा शब्द वो प्रतिबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, उसने कहा प्र उपसर्ग, सीधा सा पड़ा है, प्रबल में बनेगा, केवल और केवल दो में बन रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न था, ठीक है, सीधा दिखाई पड़ रहा है अपने को। आगे आइए, कौन सा भेद का अनेकार्थ? मेरे को बताइए, भेद में क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, भेद किसको कहते हैं? भेद, भेद का मतलब होता है एक तो किसी चीजों, किन्हीं चीजों में, दो चीजों में भेद कर देना, यानी क्या करना? अंतर करना। क्या करना भाई? अंतर करना। एक होता है भेद खोल देना, इसका मतलब होता है किसी का रहस्य या किसी की पोल पट्टी खोल देना, है ना। और एक भेद होता है संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी प्रकार को बताता है। तो तीनों मैंने बात लिख दी है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा अर्थ देने वाले। तो उसने कहा भेद के कितने अर्थ बन सकते हैं? अंतर बन सकता है, सही है। प्रकार बन सकता है, सही है। रहस्य बन सकता है, सही है। उसने कहा नहीं बनेगा, वो बनेगा काम। तो काम इसका सही उत्तर हो जाएगा। काम अलग चीज है, भेद से अपने इसको लिंक नहीं कर सक पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आइए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य देखो, मैं तुम्हारी करता हूं, तुम्हारा काम करता हूं। भाई, मैं तुम्हारा, तुम्हारी काम करता हूं का क्या मतलब हो गया? मैं तुम्हारा काम करता हूं, ठीक है। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, लिंग का सही प्रयोग नहीं है, अशुद्ध है ये, ठीक है। उसने मृत्यु दंड, दंड भी आ गया और सजा भी आ गया। एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, 9वीं से 10वीं के बारे में किताब जो है उसमें से लिया गया है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो उसे मृत्युदंड मिला आना चाहिए। सजा कोई अलग से मिली है क्या? जब दंड लिख दिया तो फिर सजा लिखने की जरूरत नहीं है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो सजा यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है, अनावश्यक शब्द आया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है। अच्छा, इसको छोड़ो। गर्म कप चाय दो, ये क्या है? गर्म कप चाय दो मतलब चाय ठंडी होनी चाहिए, कप गर्म होना चाहिए, इसका तो मतलब ये हो गया। तो गर्म कहाँ आना चाहिए? ये इसका मतलब ये होना चाहिए, गरम चाय का कप दो, गरम चाय का कप दो, ये होना चाहिए। इसका मतलब जो ये वाली चीज है ना, ये कहां से उठकर कहाँ आएगी? गरम, यहाँ आना चाहिए। चाय आगे आएगी, गरम चाय का कप दो, इस प्रकार से आएगी। गरम कप चाय दो, इसका मतलब क्या हो गया? कप गरम होना चाहिए, नहीं, ये गलत हो गया, ये भी अशुद्ध है, ठीक है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये बात सही है, ठीक है। तो इसमें सी उत्तर सही है। बाकी सब क्या है? शुद्ध का चयन करना चाहिए। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, यहाँ गलत है, यहाँ इसमें गड़बड़ है, यहाँ इसमें गड़बड़ है, केवल और केवल सी सही है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा,
फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। पर परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, तो मेरे को बताइए, एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य होता है, एक ही व्यक्ति है, एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य, इसका मतलब ये वाक्य हो गया सरल। मालिक ने कहा कि, जब ऐसे प्रकार के कहा कि क्योंकि लेकिन किंतु परंतु ऐसी जब चीजें आती हैं तो, सॉरी, की और क्योंकि जैसे शब्द आए, जो जिसने जैसे इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वाक्य बन जाता है मिश्र। और यहाँ ये सबसे आसान बात, जिसको कुछ भी नहीं आता वो इसको देखिए। आप क्यों नहीं खाते? मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसलिए नहीं खाता। प्रश्नवाचक लगा हो तो प्रश्नवाचक आएगा। तो डी में थर्ड क्वेश्चन देखो, डी में थर्ड आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, दो ऑप्शन कट हो चुके हैं। जिसने ये देख लिया ए में सेकंड आएगा, ए में सेकंड इसमें ही आ रहा है, इसमें फिर नहीं आ रहा, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब आप बाकी को चेक करो तो करो, वरना ये अखंड उत्तर सही है। वह आया और कुछ नहीं कहा, वह आया और कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य है, और लगा हुआ है ना बीच में, आया ना, फिर क्या रह गया पीछे, कुछ भी तो नहीं रहा। ठीक है, आइए बिल्कुल। चलिए, ये शायद इतने ही प्रश्न थे, शायद ये प्रश्न लास्ट था। जूनियर अकाउंटेंट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे सब अपने हल कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे जिसको हमने हल किया। उपसर्ग है, क्रिया है, ठीक है, संधि के काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सिंपल से थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ। जिसने भी अब संपूर्ण हिंदी का कोर्स अपने नानक क्लासेज ऐप पे दिया गया है, संपूर्ण हिंदी A to Z, जीरो से हीरो लेवल की है। ठीक है, तो संपूर्ण हिंदी नाम से नानक क्लासेज में ऐप के अंदर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स है। ठीक है, चाहे वो रीट हो, SI हो, RS हो, किसी के भी लिए वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसने नहीं परचेज किया। ठीक है, तो आपको वहां पर ये सभी, अगर आप वो वाली क्लासें लगा रहे हो ना, तो सभी उसमें, जैसे यहाँ पर एक नया प्रश्न देखने को मिला आपने कौन सा, कि प्रत्येक के प्रकार से भी आगे प्रकार पूछ रखे हैं ना। इतना कुछ पूछता नहीं है हालांकि, फिर भी एक क्वेश्चन आ रखा है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो हमने हल किया। ठीक है, तो ये सभी डाउट और MCQ आपको सभी वहाँ पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, हमारे बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे जो हमने सहज तरीके से कर लिए हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।